हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी 24/7। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी के मेडिकल के रिगार्डिंग। और बहुत दिनों बाद मैं चैनल पे वीडियो ला रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। ये मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया। तो आज जैसा कि सीपीओ का प्रोसेस मेडिकल तक आ चुका है, 14 तारीख से मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं और ये 7 जुलाई तक चलेंगे एनआरइज्म में। तो जो एनआर वाले बच्चे हैं और जो सारी बच्चे हैं उनके लिए सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। आप मेडिकल में जाएंगे तो वहाँ आपका क्या क्या टेस्ट होगा, कैसे वो चीज़ों को चेक किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती है। तो इस वीडियो में जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मैंने लोगों से पूछा है और जितना मैं कलेक्ट कर पाया इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी, इन दोनों में क्या होता है कि मेडिकल लगभग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है खास, है ना। दोनों के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सेम है और ये दोनों ही मेडिकल चल रहे हैं, तो ये दोनों ही बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और मैं एंड में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे 4-5 तरीके के डॉक्टर्स होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ जो बहुत ज़्यादा पॉइंट बनाता है, वो होता है फिजिशियंस। ठीक है, जिसको अपन साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। तो अपन एक एक करके साइकोलॉजिस्ट क्या क्या चेक करता है उसकी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट चेक करेगा नॉक नीज। नॉक नीज आप सब जानते होंगे, जो अपनी नीज होती है वो क्या होती है, टच होती है। ठीक है, अपन जब खड़े होते हैं दोनों पैर को जोड़ के, तो नीज क्या होती है, वो आपस में टच होती है और उन्हीं को अपन नॉक नीज कहते हैं। तो एक लिमिट से ज्यादा गैप होना वो भी नॉक नीज होता है, एक लिमिट से कम गैप होना, अगर वो टच हो रहे हैं तो वो भी नॉक नीज में काउंट होता है। ठीक है, तो इसमें रिजेक्शन मिलता है और ये परमानेंट रिजेक्शन मिलता है, आपको रिव्यू के लिए भेजा जाता है, बट फिर वो करेक्ट नहीं हो पाता। तो अगर आपके नॉक नीज है तो आपको चिंता की बात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरिंग एंगल्स। अब कैरिंग एंगल्स क्या होता है, आप सब जानते होंगे, जब अपन हाथ को ऐसे सीधा करवाते हैं, ये एकदम स्ट्रेट, जैसा आप देख पा रहे हैं ये हाथ एकदम स्ट्रेट है और ये जो है ना, ये दोनों ये टच नहीं हो रहा है। जिनके ये टच होता है तो उनके तो कैरिंग एंगल है ही, और जिनके टच भी नहीं होते, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल 16 से 17 डिग्री के से ज्यादा अगर है तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, और तो आप एक बार, ये अपन को पता नहीं चलेगा, बट वो डॉक्टर ही बताएंगे। अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर हो वो इसको मेजर कर सकता हो तो आप चेक करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, जो अपने पैर होते हैं उसके बीच में आपने देखा होगा कुछ ऐसे कर्व बना होता है। ठीक है, तो किसी के क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है नीचे से। ठीक है, फ्लैट जो फुट होता है वो एकदम फ्लैट होता है, तो वो भी रिजेक्शन का पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो ये भी आप चेक करके जाएं कि आपके कहीं फ्लैट फुट तो ना है। नेक्स्ट आता है पाम स्वेटिंग। पाम स्वेटिंग क्या, ये आपका जो हाथ है। ठीक है, किसी लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, तो वो ऐसे चेक करता है ऐसे हाथ लगा के कि आपके पसीने तो नहीं आ रहे थे। अगर ज्यादा पसीने आ रहे तो भी वो प्रॉब्लम वाली बात है। इसका आप सॉल्यूशन में ये कर सकते हैं कि आप रिन से हाथ धोए, जो रिन साबुन आता है उससे हाथ धोए, तो उससे अपना आपका हाथ क्या होगा, थोड़ा हार्ड बनेगा, जिससे आपकी स्वेटिंग थोड़ी कम होगी। ठीक है, और ये एकदम से इफेक्ट नहीं आता है, इसका काफी दिनों तक करते हैं तब जाके अपन को इसका वो दिखता है इलाज। नेक्स्ट आता है अपना ऑल बोन्स एंड फिंगर बोन्स। ठीक है, वो अपने फिंगर्स को अच्छे से चेक करते हैं, जैसे फिंगर से इनकी बोन्स है तो इसकी हर एक बोन्स को देखेंगे ऐसे ऐसे टर्न करके कि ये बोन्स सारी सही तो है ना, इंडेक्स फिंगर, ये सारी फिंगर्स का। ठीक है, थंब का, तो ये बोन्स चेक करेंगे। और अपने हाथों की जो बोन्स है, मूवमेंट्स हाथों का ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे कैसे भी वो करवा के मूवमेंट चेक कर सकते हैं। अपनी बैक बोन का मूवमेंट चेक करेंगे, अपन को पूरा बैंड करवाएंगे कि आपकी बैक बोन का में कोई डबल कर्व तो नहीं बन रहा। किसी के क्या होता है, जब जैसे स्ट्रेट आदमी खड़ा है, अगर इसको बैंड करते हैं तो किसी के क्या होता है, बैक बोन में एक तो सिंपल कर्व होता है, किसी के एक कर्व, फिर ऐसे डबल कर्व, तो ये डबल कर्व बनता है तो भी ये रिजेक्शन का पॉइंट बनता है। तो ऐसे अपनी जो बोन्स है, जो अपनी बॉडी की जो बोन्स है वो एकदम सही है। जैसे अपनी शोल्डर बोन्स है तो ये एकदम इवन होनी चाहिए। किसी की क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी ऐसे नीचे होती है, किसी की ये वाली ऊपर नीचे होगी। ठीक है, तो ये एकदम इवन होनी चाहिए, इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत माइनर तो सब में होता है, जैसे राइट से लिखते हैं तो अपन यू रहता है, कोई ज्यादा राइडिंग करते हैं तो जैसे बाइक चलाते हैं तो ये क्लच होता है, तो सबकी हैबिट होती है ये वाला कंधा थोड़ा ऊपर रखते हैं क्योंकि ये यूज आता है बार बार। तो इस वजह से थोड़ा बहुत अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिफॉर्मिटी हो जाती है और ये सिंपली एक्सरसाइज से सही भी की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे बोन्स में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अपने लेग्स की बोन्स होगी, लेग्स की तो इसका चेक नहीं करेंगे, मेनली हैंड की, आपकी बैक बोन की, आपके फ्रंट में जो चेस्ट है वो तो खैर एक्सरे भी होगा इसका,
आपके फैट वगैरह तो नहीं है, कोई बेली फैट वगैरह, बेली फैट तो चल जाता है, चेस्ट में जो फैट होता है वो एक्सेसिव चेस्ट फैट तो नहीं है। फिर आता है आपका स्किन डिजीज, आपकी कोई स्किन डिजीज तो नहीं है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसकी स्किन में यहाँ पीछे एक्ने था, तो उस वजह से उसको पॉइंट मिला था। तो एक्ने ना हो, आप डॉक्टर को, स्किन स्पेशलिस्ट को जाके चेक करवा सकते हैं कि आपकी स्किन एकदम प्रॉपर तो है ना, ठीक है। वो आपको पूरा नेकेड करते हैं, ये सारे टेस्ट आपके सिर्फ आप अंडरगारमेंट्स पहन सकते हो उसमें होंगे, तो आपकी सारी स्किन दिखती है पूरी बॉडी की। आपके कोई स्किन पे दाग धब्बा तो नहीं है, कोई पुराना कोई चोट लगी है तो उसका दाग तो नहीं है। तो जो भी है वो आप एक बार देख लें, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करने की वो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। किसी की एलर्जी होती है, किसी की इन्फेक्शन होता है, तो वो सब देख ले, वाइट स्पॉट होते हैं किसी के, ये सब आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। दूसरा आता है, इसके बाद आता है स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी, जो मैंने आपको बता दिया, कंधे अनइवन वगैरह तो नहीं है, शोल्डर्स वगैरह, बैकबोन का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है चेस्ट फैट, चेस्ट पे फैट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, बट बहुत ज्यादा तो नहीं, इनके एकदम बहुत ज्यादा चेस्ट फैट होता है तो वो अनफिट में उनका पॉइंट बन जाता है। फिर उसके बाद आता है जैसे अब उकड़ू बैठना, ठीक है। काफी लोग होते हैं जिनके क्या होते हैं, पैर तो लंबे होते हैं पर ऊपर वाला शरीर थोड़ा छोटा होता है, तो जिस वजह से वो उकड़ू नहीं बैठ पाते। तो उकड़ू बैठा के देखते हैं वो कि भाई आदमी उकड़ू तो बैठ पा रहा है, ठीक है। इंडिया में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, अपने इंडियन टॉयलेट ऐसे हैं कि बचपन से आदत होती है कि उकड़ू बैठने की। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उकड़ू नहीं बैठ पाते, ठीक है, और उनको लगता है कोई ढंग से नहीं बैठ पा रहा, तो फिर वो क्या करेंगे, जैसे अपन उकड़ू बैठते हैं, हाथ ऐसे और उकड़ू बैठे हैं, तो फिर वो क्या कहेंगे, हाथ ऊपर कर लो, ठीक है, हाथ स्ट्रेट कराएंगे उकड़ू बैठ के, अगर किसी उनको लग रहा है कि ये ढंग से नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है। एक इस पे भी चेक करते हैं अच्छे से। फिर एक आता है वेरिकोज वेन्स, ठीक है, ये भी इस पे भी काफी लोग रिजेक्ट होता है, ये भी बहुत अच्छा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिकोज वेन्स भी बहुत लोग की होती है। वेरिकोज वेन्स क्या होता है, वैसे तो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो वेरिकोज वेन्स क्या होता है, आपकी वेन्स होती है पैरों की, तो उनमें क्या होता है, गुच्छे से बन जाता है, ठीक है, वेन्स में, और एक्चुअल में वैसे नहीं होते, बट ये क्या करते हैं, जो थोड़ी सी भी अगर वेन्स दिख रही है ना, तो उस पर पॉइंट बना देते हैं। जैसे आपको क्या करवाएंगे, वो पहले ऐसे जंप करवाएंगे, ठीक है, 15-20 टाइम्स, या फिर आपको ऐसे पंजों पे खड़ा करके ऐसे कहेंगे 5 मिनट तक मैक्सिमम इतना खड़ा रख देंगे, जिससे क्या होगा, आपकी वेन्स निकलने लग जाएगी, ठीक है, और जिससे आपकी ग्रीन वेन्स दिखेगी, तो वो क्या होती है, वो वेरिकोज वेन्स होती है। जनरली लोग इसमें कंफ्यूज भी जाते हैं। नॉर्मल जो वेन्स दिखती है, जैसे काफ में एक नॉर्मल वेन्स दिखती है, या आगे की तरफ हड्डी पे जो नॉर्मल वेन्स दिखती है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो ऐसे थोड़ा सा भी ऐसे गुच्छा बन गया, थोड़ा सा भी उनको मतलब बिल्कुल भी शक होता है ना, तो वो पॉइंट दे देते हैं, रेफर कर देते हैं, फिर आगे सोनोग्राफी या डॉपलर टेस्ट से वो चेक की जाती है। तो ये भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये आप कहीं पे लिख सकते हो और इन सबको एक बार आप चेक करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जेनेटिकल पार्ट्स। अपने जो जेनेटिकल पार्ट्स हैं उनको भी अच्छे से चेक किया जाता है, ठीक है, तो वहां भी कोई डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है टीथ काउंटिंग, ठीक है, अपने जो टीथ है वो भी अच्छे से काउंट करते हैं। वो 20 आई थिंक 28, मैं श्योर नहीं हूँ, बट 28 तो होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, और कहीं ज्यादा गैप वगैरह नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है, ज्यादा गैप मतलब प्रॉपर हाइजेनिक होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं येलो हो रहे हैं बहुत ज्यादा, अगर आपकी येलो तो आप टीथ साफ करवा के जाए, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स वगैरह में टीथ साफ होते हैं तो वहां से साफ करवा के जा सकते हैं, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। ओरल हाइजीन रखे, डॉक्टर के पास जाए तभी। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट हाइट एंड वेट। आपकी हाइट कितनी है, अगर आप मेडिकल तक पहुंचे हो तो आप मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया डेफिनेटली क्वालिफाई कर रहे होंगे, बट आप अपना वेट देखिए क्या वो बीएमआई के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। मैं एक चार्ट इधर शो कर दूंगा जिसमें आपको बीएमआई का वो लिखा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट आपको होना चाहिए, किस रेंज में होना चाहिए। जैसे मेरी हाइट 188 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मेरे को कि क्या चाहिए, मेरा वेट होना चाहिए 67.5 से लेके 82.5 तक, ठीक है। तो ऐसे आप हर हाइट के अकॉर्डिंग एक रेंज बनाई गई है, उसमें आपका आना चाहिए। फिर आता है टैटू। काफी लोग क्या होता है, टैटू करवा लेते हैं, वो सोचते ही नहीं आर्मी वगैरह में जाएंगे, तो टैटू करवा लिया, फिर बाद में पछताता है। तो अगर आपकी कोई टैटू है तो उसको रिमूव करवा ले, ठीक है। वैसे टैटू चल जाता है, बट डिपेंड्स ऑन मूड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपका राइट हैंड है, जो सल्यूटिंग हैंड होता है अपने राइट हैंड, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो लेफ्ट हैंड में भी आपकी जो स्लीव्स है उसके अंदर होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए लेफ्ट हैंड में भी। और जहाँ पे भी है उस जो बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट का 1/4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो 1/4 से बड़ा है तो भी ये प्रॉब्लम वाली बात है, तो आप मेडिकल आउट हो सकते हैं, इस पे पॉइंट बन सकता है। तो इससे अच्छा है आप रिस्क ना ले, अपना टैटू हटवा ही ले, बाद में अगर मौका मिला तो करवा लेना। बाकी ऐसा क्या है, टैटू तो जरूरी तो है नहीं, ठीक है, इसको आप हटवा सकते हैं।
फिर एक आता है ईएनटी डॉक्टर। ईएनटी डॉक्टर क्या होता है? ईयर, नोज एंड थ्रोट। ठीक है, वो क्या करेगा? आपके ईयर चेक करेगा। तो ईयर वो देखता है कि आपके जो पर्दा है वो सही है, वो कहीं फटा हुआ तो नहीं है, उस पर कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है, तो वो ईयर टॉर्च से चेक करता है। तो आप ईयर वैक्स निकलवा के जाएं, बिल्कुल कान को साफ करके जाएं, इससे इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। अगर कोई छोटी मोटी आपकी कमी होती है तो वो डॉक्टर नेग्लेक्ट कर देता है, अगर आप अच्छा बिहेवियर रखते हैं तो। ठीक है, और फिर नोज में एक पॉइंट बनता है डीएनएस का। ये जो अपनी बोन होती है, ठीक है, ये बोन कभी कभी क्या होती है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है नीचे से, या तो इस तरफ या इस तरफ, तो उसके क्या बोलते हैं? उसको डीएनएस बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल माइल्ड होती है तो वो चल जाती है, बट आपकी थोड़ी ज्यादा है तो क्या बोलते हैं, वो फिर आपको पॉइंट बना देंगे। इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से इसको आप सही करा सकते हैं। अगर आपकी माइल्ड है, अगर आपको नहीं पता आपकी माइल्ड है क्या है, तो आप एक नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे एक नाक से सांस ली, दूसरे से छोड़ी, दूसरे से ली, उससे छोड़ी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज से आप, अगर आपके माइल्ड डीएनएस है तो वो एक्सरसाइज से भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो और थ्रोट, ईएनटी वाला एक थ्रोट चेक करेगा। आपके देखा होगा गले में वो एक ऐसा लटकता रहता है, ठीक है, बेल जैसा, तो वो देखते हैं कि वो सही तो है, वो कहीं उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, और थ्रोट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ईएनटी डॉक्टर ये 3 चीजें चेक करता है। फिर उसके बाद होता है आपका ईसीजी। ईसीजी में आपके हाथों में कुछ अलग बैंड जैसा लगा देंगे, आपके यहाँ कुछ 3-4 वो लगा देंगे, वैक्यूम ट्यूब टाइप कुछ है ना, और उसमें वायर्स होंगे, तो वो आपकी हार्ट रेट वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसमें आपको मैं क्या समझाऊँ, इसमें ये बहुत टेक्निकल है, और ये डॉक्टर समझते हैं। अपन को तो बस जाना है, अपना बीपी कंट्रोल रखना है, नॉर्मल रहना है, अपन को टेंशन नहीं लेनी, सब एकदम नॉर्मल काम होके देंगे तो सब कुछ नॉर्मल आएगा। ठीक है, फिर आता है ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट अपने जाते ही सबसे पहले वो क्या करते हैं, ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, और भूखा जाना होता है, वहाँ पे कुछ खा के नहीं जाना होता, पानी पिए अच्छे से, तो फिर वो जाते ही ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद आप खा पी सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट में आपकी हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स वगैरह, पूरा ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल काउंट, ये सब चेक करते हैं, और ये सब आपकी एकदम सही होनी चाहिए। ये आप डॉक्टर से करवा सकते हैं। मैं एक फोटो प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या क्या चेक होता है ब्लड टेस्ट में, वो मैं आपको एक फोटो प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप उसमें से देख लें, और आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि ये चेक होगा। ठीक है, और ब्लड काउंट हो गया। और फिर यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में आपका चेक होता है पूरा यूरिन का टेस्ट। उसमें ये ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट इसलिए होते हैं कि ये उनको, ये डॉक्टर को बताते हैं कि अपने ऑर्गन सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, यूरिन टेस्ट से पता लग जाएगा कि अपनी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, ब्लड टेस्ट से पता लगता है अपना लीवर प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा, किसी के शुगर होता है, डायबिटीज वगैरह, तो वो सब ब्लड टेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये पहले से ही पता करके रख लें। ठीक है, प्लेटलेट, हेमोग्लोबिन, वो सब चेक होता है। फिर आता है एक्सरे ऑफ चेस्ट। ठीक है, चेस्ट का एक्सरे, यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका चेस्ट का एक्सरे होता है। आपकी ये बोन्स देखी जाती है, ये प्रॉपर तो है ना, कोई डिफॉर्म तो नहीं है इस बोन्स में, और पूरी बॉडी एक्सरे नहीं होता, सिर्फ ये इतना सा चेस्ट एक्सरे होता है। ठीक है, ये तो ये आप देख लें एक बार डॉक्टर से, अपना एक्सरे करवा के आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इस बार मेडिकल के साथ ही डीवी होने वाला है सीपीयू में। पहले डीवी क्या हुआ करता था, अलग से हुआ करता था, एसएससी देती थी, और इस बार नोटिफिकेशन में आया कि डीवी कब होगा, डीवी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट लेगा। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया है, नोटिफिकेशन दिया और मेडिकल के साथ ही डीवी करवा रहे हैं, और हो सकता है डिपार्टमेंट में भी वापस हो। ठीक है, तो डीवी में आपको क्या ले जाना है, आपको 10th की 12th की मार्कशीट, और आपने जो भी ग्रेजुएशन की उसकी मार्कशीट, या उससे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी भी मार्कशीट आपको लेके जानी है। और हर ईयर की आपको एक एक, जैसे 3 ईयर का बीएससी किया है, बीटेक किया है, तो हर सेमेस्टर की आपको मार्कशीट लेके जानी है। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो, या आप हिली एरिया में रहते हो, हाइट रिलैक्सेशन लिया है, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। और अगर आप दिल्ली पुलिस के हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना है, अपनी 2 आईडी ले जाए, वैसे तो एक ही जरूरत होती है, बट 2 लेके जाए सेफ साइड के लिए। कोई भी फोटो आईडी जिसमें आपकी फोटो भी हो, डेट ऑफ बर्थ हो, और आपका नाम एड्रेस हो। ठीक है, और फोटोज लेके चल जाए 4, 5, 10 जितनी भी। ठीक है, इस तरह आप ले जा सकते हैं। ये आपका डीवी का हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो कि आपको क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मेडिकल से पहले और मेडिकल के टाइम पे। ठीक है, पहले आपको मैं डूज बताऊंगा। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, आप बहुत सारा पानी पिए। पानी जितना पिएंगे, जनरली लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, तो उससे दिक्कत आती है ब्लड में, यूरिन टेस्ट में। तो आप पानी अच्छे से पिए, वो आपको ओवरऑल मदद करेगा। ठीक है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ज्यादा पानी पीने का, तो पानी आप अच्छे से पिए। दूसरा है स्टे सेफ एंड हेल्दी। ठीक है, हेल्दी रहे, इस टाइम पे बिल्कुल भी बीमार ना हो। जैसा कि मेडिकल स्टार्ट होने वाले 14 से, तो आप इस टाइम पे बिल्कुल भी बीमार ना हो, बिल्कुल आपको अपने आप को सेफ रखें। कोई जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी नहीं, बिल्कुल ध्यान रखें। आप अगर एक्सरसाइज करके आ रहे हो तो ठंडा पानी ना पिए, मतलब आपको खुद को पता है कैसे बीमार हो जाते हो आप, इतने बड़े हो, आप सीपीओ दे रहे हो,
तो आपको आइडिया है आप कैसे सेफ रह सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। डू रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें, ठीक है। अगर आप फिट हैं बिल्कुल तो प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करें, और ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा खुद को थका रहे हैं, नॉर्मल माइल्ड एक्सरसाइज करते रहें जिससे आपको प्रॉपर रूटीन में रहे। आप पूरा स्ट्रेचिंग कीजिए बॉडी की, ठीक है, पूरा हर बॉडी पार्ट्स को मूव कराइए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखिए। फिर आता है हेल्दी फूड्स खाइए, सिर्फ आप बाहर का कोई जंक फूड वगैरह ना खाएं, बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी फूड खाएं। जो डाइट में आपकी अपने सलाद लें, पूरा एक बैलेंस डाइट लें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेडिकल के लिए करना है, ये आप पूरी लाइफ टाइम भी फॉलो करें तो ये बहुत हेल्दी हैबिट्स होती है, ठीक है। क्लीन योर ईयर वैक्स, ठीक है, जाने से पहले अपना ईयर वैक्स निकलवा लें, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि ईयर वैक्स निकलवाएंगे तो आपको पॉइंट देंगे और आपको नेक्स्ट डे बुलाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे ईयर वैक्स निकलवाना पड़ेगा। तो पहले ही निकलवा के जाए ताकि आप कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आता है अपने जेनेटिकल पार्ट्स के जो हेयर्स है वो सारे रिमूव करके जाएं, और अपने जो अंडर आर्म्स के जो हेयर्स है वो भी आप अपने पूरे रिमूव करके जाएं। थिंक पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहे, ठीक है। ज़्यादा घबराए ना, क्योंकि आप घबराएंगे तो आपका बीपी वगैरह में, पल्स रेट में इफेक्ट आएगा और फिर आपको ऑटोमेटिकली पॉइंट मिल जाएगा। तो बी काम, ठीक है, हो जाता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल हार्ड है। कहने को कहते हैं 50% हो, ठीक है, बट हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी होती है। अगर आप फिट हो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और कॉपरेट रहे बिल्कुल मेडिकल स्टाफ के साथ, बिल्कुल पोलाइट रहे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एक दो पॉइंट तो हर बंदे में होते हैं, वो डॉक्टर इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ कमी तो वो निकाल ही लेंगे अगर वो चाहेंगे तो, ठीक है। तो अगर आप उनके साथ पोलाइट रहेंगे, ठीक है, कोऑपरेटिव रहेंगे तो वो आपको भी हेल्प करेंगे। आपके मतलब जो छोटे मोटे पॉइंट होंगे तो वो उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और चूज योर अंडरवेयर वाइसली, ठीक है, आपको पूरे दिन वो अंडरवेयर में घूमना पड़ सकता है तो चूज योर अंडरवेयर वाइसली। डोंट टेक मेडिकल, ठीक है, डोंट टेक मेडिकल केयरलेसली, ठीक है, बिल्कुल केयरलेसली ना लें इस मेडिकल को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप है ये इस एग्जाम का तो बहुत ही ले 70,000 का सवाल है। आपको पता होगा कि इन हैंड सैलरी आपकी लगती है 70,000 आएगी, तो इसको बिल्कुल भी केयरलेसली ना लें, ठीक है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ठीक है। अब क्या चीज़ अपन को अवॉइड करना चाहिए, अपन क्या अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया अनहेल्दी फूड, बिल्कुल भी अनहेल्दी फूड ना खाएं। ये बर्गर बाहर का थोड़े दिनों के लिए तो बिल्कुल छोड़ दो, एक बार मेडिकल हो जाए फिर फुल खाना, कोई मना नहीं करेगा, बट एक बार आप इनको छोड़ दो, इनसे दूर रहें, ठीक है। अवॉइड ट्रैवलिंग में अवॉइड करें, जैसे बिना फालतू घूमते रहते हैं, जैसे जो लड़के होते हैं फालतू गेड़ियाँ लगा रहे हैं बाइकों में, गलियों में घूम रहे, कोई मतलब नहीं है। थोड़े दिन आप मतलब ऐसा नहीं है ट्रैवलिंग से कोई नुकसान होने वाला है, बट बाई चांस आपकी कुछ स्क्रैच आ गया, बॉडी पे स्क्रैच आ गया, मतलब कुछ भी लग गई, चोट वोट आ गई, तो वो आपके मेडिकल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिल्कुल सेफ रहे, घर पे रहें, जब तक नेसेसरी ना हो तो घर से बाहर ना ही निकले, ठीक है। और फोन का यूज भी कम करें। हाँ, मैंने मेडिकल में आपको आइज का नहीं बताया, आइज टेस्ट भी होता है जिसमें आपको एक चार्ट होता है, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस चार्ट में लिखा होता है कि आपको वो पढ़ के बताना होता है, आपको उस चार्ट से 10-15 फीट दूर खड़ा कर देंगे और फिर आपको कहेंगे वो पढ़ के बताओ, ठीक है। एक स्टेप्स होते हैं अलग अलग, तो उनमें आपको पढ़ के बताना। जो सबसे लास्ट वाली लाइन होती है वो अगर आप पढ़ के बता दोगे तो आपकी आइज क्या है 6/6 है, और उससे ऊपर वाली पढ़ के बता दोगे तो आपकी आइज क्या है 6/9 है, ठीक है। तो आपकी आइज कहाँ तक चल सकती है, इसमें आइज 6/9 तक चल सकती है, विद और विदाउट ग्लासेस। विद ग्लासेस का मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ 6/9 तक चल सकती है, और 6/6 हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में मेडिकल का पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर ये वीडियो शेयर करें जिनका भी मेडिकल आने वाला है, सीपीओ का या जीडी का। दोनों में सेम सा ही प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें चेक होती है, चाहे सीपीओ या जीडी हो, ठीक है। और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आपको अगर किसी भी पॉइंट में डाउट हो, किसी भी पॉइंट में आपको हल्का सा भी डाउट हो, डॉक्टर के पास जरूर जाएं और अपना चेकअप कराएं, ठीक है। और कहीं काफ़ी हद तक कहा जाता है ये लक बेस्ड होता है, काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। मैंने देखा है कभी कभी एक ही सेंटर पे 2 डॉक्टर बैठे हैं, दोनों के पास 15-15 बच्चे, एक ने 15 में से 3 बंदे फिट किए और एक ने 15 में से 12 बंदे फिट किए, ठीक है। बच्चे तो वही है, रैंडमली बच्चे गए दोनों के पास। तो आप देख रहे हो ये बहुत लक बेस्ड है। अब डॉक्टर का क्या मूड है उस पर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप फिट हो तो आप आउट तो नहीं होगे। डॉक्टर का कैसा भी मूड हो आपको रेफर कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, बट जब आपको रेफर कर दिया उसने डीएपी में आप जाओगे तो आप वहाँ एकदम प्रॉपर, अगर आप में दिक्कत है तो ही वो आउट करेंगे, नहीं तो आपको आउट नहीं करेंगे,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, आपको कुछ डाउट हो तो कोई मेडिकल पॉइंट के बारे में अगर हो सका तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर मेरी नॉलेज में होगा या मैं किसी से पूछ के आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।